हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे गृह निर्माण करते समय हमें किन किन सिद्धांतों का ध्यान रखना चाहिए और घर की यदि हमें घर बनाना है तो उसके लिए हमें योजना बनानी होगी। योजना बनाते समय किन बातों का ध्यान रख सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि कोई भी भवन की योजना बनाते समय ऐसा कोई नियम नहीं है जो सब जगह लागू हो, एक जैसा हो या उसको हम लागू कर सके, क्योंकि सभी जगह भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार नियम सब जगह अलग अलग लागू होंगे और एक फिक्स ऐसे हम नहीं बना सकते। नियम रूल नहीं बना सकते कि हमें उसे पालन करना ही चाहिए। एक आदर्श मकान की योजना बनाते समय हमें निम्न सिद्धांतों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे सबसे पहला तो ये है कि हमारे पास बजट कितना है। हम मकान की जब योजना बनाने चलते हैं तो हमें पहले ये पता होना चाहिए हमारे पास कितना पैसा है, कितना हमें कहाँ कहाँ से और प्राप्त हो सकता है या हम और कहाँ से ले सकते हैं। लोन लेना है या किसी से उधार लेना है, ब्याज पर लेना है या रिश्तेदारों से लेना है, या हमारे पास और साधन क्या क्या हैं, जैसे कोई अदर इनकम है, तो वो सारी कैलकुलेशन करके और फिर मकान की योजना बनानी चाहिए। तो सबसे पहला ये है कि हमें ध्यान रखना होगा कि आर्थिक व्यय या बजट लागत कितनी है मकान पर, वो हमें कैलकुलेट करनी होगी। तो मकान पर हमेशा जितनी हम लागत अंदाज लगाते हैं हमेशा उससे ज़्यादा ही खर्चा आता है, कम नहीं आता। ये हमें मानकर चलना चाहिए। दूसरा ये है कि भाई सुंदरता, मकान चाहे छोटा हो, हम अपने आर्थिक क्षमता के अनुसार मकान बनाते हैं। व्यक्ति अपने पूरे जीवन की 1/3 पूंजी जो है मकान में लगाता है, तो मकान सुंदर भी होना चाहिए, देखने में भी सुंदर लगना चाहिए। तो उसके जो बाहरी अभिव्यंजकता है वो सुंदर होनी चाहिए। तो घर वालों के साथ बैठ कर बातचीत करके और उसका लेआउट बनाना चाहिए, नक्शा बनाना चाहिए, सभी से विचार विमर्श कर लेना चाहिए, तब उसके बाद योजना बनानी चाहिए। इसके अलावा आदर्श मकान में उचित समांतर वेंटिलेशन भी अच्छा होना चाहिए, रोशनी, बिजली की व्यवस्था और दिशा विन्यास इस देखने में बड़ा लगना चाहिए, मितव्ययी भी होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए, समूहीकरण, इन सब बातों का इसमें हमें ध्यान रखना होगा। और इन सब को ध्यान में रखकर जब योजना बनाते हैं तो वो मकान सुंदर लगता है। फिर एक कि मकान जो है वो अपने उद्देश्यों की, जो हमने उद्देश्य निर्धारित किए हैं बच्चों के लिए, परिवार के लिए, उन उद्देश्यों को पूरा करना चाहिए। जैसे डॉक्टर है, डॉक्टर मकान बनाता है तो वो एक कमरा अपने क्लिनिक के लिए अवश्य रखता है, तो उस डॉक्टर की उस आवश्यकता को वो मकान पूरा करे। इसी तरह से सुनार है तो वो अपने लिए यदि अलग से जगह रखता है, या भंडारण के लिए इंजीनियर है, ये सब अपने अपनी आवश्यकताओं को ध्यान में रख करके उस मकान को मूल रूप देते हैं। उसकी योजना उसी प्रकार से बनाई जाती है। अब है कि सुंदरता, मकान जो है देखने में सुंदर हो, सुरक्षित हो। मकान में यदि हम रहते हैं तो हमें सुरक्षा का आभास होना चाहिए, परिवार की आवश्यकताओं को पूर्ण करना चाहिए, देखने में उपयोगिता उसकी कम नहीं होनी चाहिए किसी प्रकार से। और साथ ही साथ मकान जो है गोपनीयता के उद्देश्य को भी पूर्ण करे, उसमें गोपनीयता होनी चाहिए। मकान के अंदर घर के सदस्य क्या कर रहे हैं ये बाहर के लोगों को नहीं पता चलना चाहिए या दिखाई नहीं देना चाहिए। उस मकान में बाह्य एकांतता, आंतरिक एकांतता दोनों होनी चाहिए। मतलब हर घर के प्रत्येक सदस्य के लिए अलग से कमरे की व्यवस्था हो। जैसे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए पढ़ने की व्यवस्था होनी चाहिए। इसी तरह से जो वृद्ध लोग हैं उनके लिए अलग कमरा होना चाहिए, और स्टूडेंट है, किशोर हैं, छोटे बालक हैं, इन सब के लिए, नवविवाहित हैं, उन सब का अलग अलग कमरा उनकी उद्देश्यों के अनुसार होना चाहिए, उनकी इच्छाओं के अनुसार होना चाहिए। और फिर है कि भाई मकान में गलियारा अवश्य होना चाहिए, लॉबी होनी चाहिए और बरामदा भी होना चाहिए जहाँ बैठ कर के व्यक्ति आनंद ले सके, बातचीत कर सके घर के सदस्यों के साथ। ये सारी सुविधाएं इसमें होनी चाहिए। फिर है कि उचित समूहीकरण, ग्रुपिंग, कमरों का समूहीकरण इस प्रकार से होना चाहिए कि एक जैसा कार्य क्षेत्र है वो एक साथ रहें वो कमरे, और उनमें व्यक्ति एक कमरे से दूसरे कमरे में आसानी से पहुंचकर अपना कार्य कर सके। जैसे भोजन कक्ष और रसोई पास पास होनी चाहिए, भंडार, भोजन कक्ष, रसोई, तीनों कमरे एक पास पास होने चाहिए ताकि काम करने में टाइम वेस्ट नहीं हो, आदमी अपना
पूरा उसमें समय दे सके। फिर है कि कमरों के दरवाजे, खिड़कियाँ, उनकी स्थिति, वेंटिलेशन, प्रकाश, खिड़कियों की सही स्थिति, पार्टीशन लगाकर भी उनमें हम यदि कमरे बड़े हैं तो पार्टीशन लगा सकते हैं, हमारे दूसरे कमरे की पूर्ति उसमें हो सकती है। फिर एक परिवर्तनशीलता, जो हम योजना बनाते हैं तो वो योजना ऐसी होनी चाहिए कि यदि हमें आवश्यकता हो तो हम उसको चेंज भी कर सकें। ऐसा फिक्स नहीं होना चाहिए कि ये हमने नक्शा, ये जो हमने बना दिया, लक्ष्य निर्धारित कर दिए या उसमें जो मकान का लेआउट बनाया वो फिक्स हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम आवश्यकता अनुसार उसमें चेंज भी कर सकें और उसको व्यक्ति के लक्ष्य को पूरा कर सकें। फिर है कि रूमीनेस होना चाहिए, मकान में उपलब्ध स्थान का सबसे अधिक उपयोग हम कर सकें, ऐसी भी उसमें उसमें गुंजाइश होनी चाहिए। जगह की अधिकाधिक बचत का उसका उपयोग करना, साथ ही आभास प्रदान करना, ये कहलाता है रूमीनेस। कमरे छोटे नहीं हैं, ये आभास लगना चाहिए। यदि आकार छोटा तो भी ये नहीं लगे कि भाई कमरे छोटे हैं। स्थान का खुलापन होने के साथ साथ साफ़ सुथरे मकान होने चाहिए, कमरे साफ़ सुथरे दिखने चाहिए। गैलरी है उनका अधिक से अधिक उपयोग करना चाहिए। दीवार में अलमीरा, वार्डरोब ये लगाकर, रैक लगा करके हम उनको काम में ले सकते हैं, वार्डरोब बना सकते हैं। कमरे हमेशा आयताकार होने चाहिए, क्योंकि चौकोर कमरा छोटा दिखता है। कमरे का आयताकार रखना। कमरे की चौड़ाई लंबाई का अनुपात 1:2 या 1:5 होना चाहिए। कमरे की चौड़ाई 10 फीट है तो उसकी लंबाई 12 फीट होनी चाहिए या 15 फीट होनी चाहिए। यदि दीवारें, फर्श और छत वृहत्ता का आभास देती हैं, दीवारों में यदि कटाव है, दीवारें सीधी ना जाकर दूसरी दीवार से नहीं मिलती हैं, निरंतरता भंग हो जाती है और छोटी भी दिखती है। तो छोटे कमरों की छत की ऊंचाई अधिक नहीं होनी चाहिए। बाथरूम की छत को कम ऊंचाई का बना के ऊपर हम दुछत्ती बना सकते हैं। दरवाजे, खिड़कियां, रोशनदान सही स्थिति में होने चाहिए, इससे कमरे में पर्याप्त रोशनी आती है और कमरा भी बड़ा दिखता है। फिर दीवारों, छोटे कमरे हैं उनमें दीवारों का रंग हल्का ठंडा होना चाहिए, ठंडे रंगों का प्रयोग करना चाहिए। बरामदे, गैलरी, लॉबी, इनमें हम ग्लास लगा करके, दर्पण लगा करके कमरे को बड़ा दिखा सकते हैं। इससे कमरे में रूमीनेस या वृहत्ता का आभास होता है। तो ठंडे रंग, अब है कि ठंडे रंग कौन से होते हैं, गर्म रंग कौन से होते हैं। ठंडे रंग का मतलब होता है जैसे कि ब्लू कलर है, ग्रीन कलर है, ये रंग ठंडेपन का आभास देते हैं। और रेड, ऑरेंज ये हमें गर्म रंग गर्मी का आभास कराते हैं। फिर है कि कमरों का समूहीकरण। कमरों का समूहीकरण मतलब विभिन्न कमरों का पारस्परिक संबंध स्थापित करना। यदि गृह निर्माण में समूहीकरण पर सूझबूझ के साथ विचार नहीं किया तो आवास असुविधाजनक हो सकता है। परिवार के सदस्यों को एक कमरे से दूसरे कमरे में जाना पड़ता है, तो आपस में पारिवारिक संबंध होना चाहिए। घर में मुख्यतः 3 क्षेत्र होते हैं, उन्हें एक दूसरे से संबंधित करना उत्तम आवास का मुख्य उद्देश्य होता है। घर में मुख्यतः 3 समूह क्षेत्र, जैसे अतिथि क्षेत्र, कार्य क्षेत्र, एकांत क्षेत्र। अतिथि क्षेत्र में बैठक, भोजन कक्ष, बरामदा, बगीचा ये आते हैं। और इसमें यदि मान लो बरामदा बैठक की अपेक्षा शयन कक्ष में खुलता है, बेडरूम में खुलता है, तो वो असुविधाजनक होगा। और अतः बरामदा बैठक कक्ष को ग्रुपिंग करना चाहिए। कार्य क्षेत्र में जैसे रसोई घर है, भंडार घर है, गृह चौक, बरामदा, ये सभी कार्य क्षेत्र में आते हैं, वर्क जोन बोलते हैं इसको। तीसरा है एकांत क्षेत्र। एकांत क्षेत्र में मतलब जिस काम को करने के लिए हम एकांतता की आवश्यकता होती है, जैसे पढ़ने के लिए, स्टडी करने के लिए, सोने के लिए, स्नान गृह है, ये आते हैं एकांत क्षेत्र में। अब ये कि भाई तीनों क्षेत्रों में पारस्परिक संबंध होने चाहिए, साथ ही पृथक भी होने चाहिए। तो आदर्श व्यवस्था यही होती है कि जिसमें रसोई घर, बैठक, शयन कक्ष, स्नान गृह, शौचालय तक पहुंचने के लिए स्वतंत्र मार्ग हो, स्थानों पर जाने के लिए किसी दूसरे कमरे से होकर गुजरना नहीं पड़े, एक दूसरे से नज़दीक भी हों ताकि आने जाने में सुविधा रहे। रसोई घर बैठक से दूर होनी चाहिए, परंतु भोजन कक्ष भंडार कक्ष से पास होना चाहिए। ये सब हमें ध्यान रखना होगा। और भोजन संबंधी बर्तनों को लाने ले जाने के लिए अधिक असुविधा नहीं होनी चाहिए। इस तरह से रसोई घर है मुख्य द्वार से बहुत अधिक दूर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि गृहिणी का अधिकांश समय रसोई घर में व्यतीत होता है।
तो बार बार आगंतुकों के लिए द्वार खोलने के लिए जाना पड़ता है। तो स्नानघर शौचालय वो है आपस में जुड़े होते हैं, वो रसोई घर से दूर होने चाहिए, शयन कक्ष के पास होने चाहिए। परंतु यदि मकान में एक ही स्नान गृह